हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीआरएम के टेस्ट के बारे में। और ये आपका टेस्ट नंबर 6 है और आपको इसको टेस्ट के रूप में लगाना है और आपको बताना भी है कि आपको इसमें से कितना मार्क्स आया। ठीक है, काफ़ी सारे लोग अपना मार्क्स बताते हैं, तो आप भी अपना मार्क्स ज़रूर बताइए कि कितना आया। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है द मॉडल डैट सजेस्ट द कंपनी नीड एंड कॉम्पिटेंसी इन 8 एरिया ऑफ सीआरएम टू बी सक्सेसफुल। मतलब कौन सा मॉडल है जो ऑप्शन में गिवन है, इसमें से कौन सा ऐसा मॉडल है जो सजेस्ट करता है या बताता है कि 8 एरिया में सीआरएम क्या है कि सक्सेसफुल है। ठीक है, समझ गया क्वेश्चन को, आपको आंसर पता चल गया। चलिए अब मैं बताता हूँ, ये है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि गार्टनर के कॉम्पिटेंसी जो मॉडल है यही बताता है कि सीआरएम जो है 8 एरिया में सक्सेसफुल है। चलिए हम इसका थोड़ा सा डिटेल में सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे जितना भी ऑप्शन दिया गया है ये सभी से क्वेश्चन बनेगा, तो हम यहाँ एक नहीं 4 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। देखिए अच्छे से, ये जो मैं लिखा हूँ ना इसको आप अच्छे से समझ लेते हैं ना तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला एग्जाम के लिए, क्योंकि इसमें जो कुछ भी लिखा गया है ना आप जितना उम्मीद करते हैं उससे ज़्यादा अच्छा चीज़ लिखा गया है। देखिए ये किसके द्वारा ये मॉडल दिया गया था, तो ये मॉडल गार्टनर के द्वारा दिया गया था। कौन सा मॉडल, तो गार्टनर कॉम्पिटेंसी मॉडल, समझ गए। और ये एक मार्केट रिसर्चर एंड कंसल्टिंग थे कंपनी के, और या फार्म बोल दीजिए आप। ठीक है, देखिए 8 को कौन कौन से एरिया है जहाँ पे सीआरएम सक्सेसफुल है जो इनके अकॉर्डिंग गार्टनर के मतलब मॉडल के अकॉर्डिंग। तो देख लीजिए ये 8 गो एरिया है और आपको ये याद रखना है कि ये क्या याद रखना है कि 8 एरिया में। ठीक है, और कौन कौन से एरिया, तो सीआरएम विजन। देखिए विजन में क्या होता है ना कि लीडरशिपिंग का काम होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी कंपनी है उसके ऑनर है तो वही ने क्या करते हैं कि मतलब उसके बारे में अच्छे से विजन रखते हैं कि हमें इस कंपनी को कितने दिन में कितने ऊंचाई तक लेकर के जाना है। दूसरा देखिए, दूसरा आपका सीआरएम स्ट्रेटजी में क्या करते हैं कि सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव फाइंड आउट करते हैं कि आपको करना क्या है। उसके बाद क्या करते हैं, उसके हिसाब से ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आप सेगमेंट कर लेते हैं कि हमें कौन से कस्टमर को टारगेट करना है। उसके बाद क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्ट का मतलब 1 to 1 आप क्या करते हैं कि कम्युनिकेट करने का कोशिश करते हैं और उसके द्वारा क्या करते हैं अपना बिजनेस को डेवलप करते हैं। अगला देखिए, अगला है आपका कि सीआरएम प्रोसेस। सीआरएम प्रोसेस में क्या होता है कि जैसे कि कस्टमर लाइफ साइकिल या मैनेजमेंट, इन सब बातों को ध्यान रखा जाता है। कस्टमर लाइफ साइकिल का मतलब क्या है कि एक कस्टमर उस कंपनी को, जो कंपनी मतलब एब्जर्व कर रहा है कस्टमर का लाइफ टाइम साइकिल, तो एक कस्टमर जो है उस कंपनी को पूरे लाइफ में कितना वैल्यू दे सकता है, कितना प्रॉफिट दे सकता है, तो वही किस में आता है, कस्टमर लाइफ टाइम साइकिल में आता है। समझ गए। अगला देखिए, अगला है आपका क्या, देखिए ये सब एक्चुअली पूरा का पूरा एक लेक्चर बन जाएगा, लेकिन हम जो आपको यहाँ पे बता रहे हैं ना ये टू द पॉइंट बता रहे हैं, जो सिर्फ क्वेश्चन आपको दिखेगा एग्जाम में ऐसा बता रहे हैं। समझ गए बातों को। देखिए आगे वैल्यू कस्टमर एक्सपीरियंस। वैल्यू कस्टमर एक्सपीरियंस में क्या आ जाएगा, जैसे कि आप कस्टमर को क्या कीजिए कि अंडरस्टैंड कीजिए, उसके रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड कीजिए, उसके बाद उसका रिक्वायरमेंट देखिए क्या है, उसके बाद उसको कोशिश कीजिए सेटिस्फाइड करने के लिए। उसके बाद क्या कि उससे फीडबैक लीजिए ताकि आपको पता चलेगा कि आपके कंपनी के अंदर क्या चीज़ अभी अच्छा है, क्या चीज़ बुरा है, किसके ऊपर आपको काम करना चाहिए। तो ये सब किस में आएगा, यानी कि वैल्यू कस्टमर एक्सपीरियंस में आएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला है आपका कि सीआरएम इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन में आप क्या करते हैं कि जैसे कि कस्टमर का आपके पास डाटा आ गया तो उसको आप एनालिसिस कीजिए ताकि आपको पता चलेगा कि हमारे कंपनी के अंदर अभी क्या है और क्या चीज़ का ज़रूरत है। अगला देखिए, अगला है आपका यानी कि सीआरएम मैट्रिक्स। देखिए सीआरएम मैट्रिक्स में क्या होता है ना कि कॉस्ट टू सर्व, यानी कि सेटिस्फाइड, और क्या तो मतलब किसको सेटिस्फाइड करना था, जो आपके लॉयल कस्टमर है, जो मतलब बिल्कुल आपके कंपनी के बारे में सोचता है, ग्रोथ के बारे में, और आप ही के साथ बहुत दिन से जुड़ा है, उन सब के बारे में क्या यहाँ पे देख रेख किया जाता है। अगला देखिए, अगला आपका क्या है कि यानी कि ऑर्गेनाइजेशन कोलिब्रेशन। देखिए इसमें क्या होता है जैसे कि कल्चर स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, या मतलब कस्टमर का अंडरस्टैंडिंग हो गया, उसका स्किल हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, तो उन सब बातों को ये इसमें देख रेख किया जाता है। अगला देखिए, अगला आपका क्या है कि सीआरएम टेक्नोलॉजी। देखिए सीआरएम टेक्नोलॉजी में क्या होगा कि जैसे कि कोई एप्लीकेशन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, उसका सॉफ्टवेयर हो गया, तो उन सब चीज़ों को इसमें क्या किया जाता है कि मतलब जितना भी चीज़ है उसको केयर किया जाता है, जैसे कि डेवलप किया जाता है, जैसे एप्लीकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और सॉफ्टवेयर, उस सब बातों को इसमें केयर किया जाता है। अगला देखिए, अगला जो आपका मॉडल जो ऑप्शन में दिया हुआ था ये IDIC मॉडल था। देखिए अभी सब एक्चुअली आप जब तक टाइम नहीं दीजिएगा तब तक कैसे समझिएगा। आप आधे घंटे 20 मिनट 25 मिनट में आप इसको समझ सकते हैं, लेकिन आप सोच के देख सकते हैं जब आप इसको सर्च करने के लिए बैठिएगा तो आपको कितना टाइम लगेगा। देखिए IDIC मॉडल में देखिए क्या है, इसमें आपको सबसे पहले इसका फुल फॉर्म याद रखना है। क्या होता है कि आइडेंटिफाई होता है, डिफ्रेंशिएट होता है, इंटरेक्ट होता है, उसके बाद कस्टमाइज होता है। देखिए आइडेंटिफाई का मतलब क्या है, सबसे पहले आप कोई भी कस्टमर है या कोई भी चीज़ है तो उसको क्या कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए। आइडेंटिफाई करने के बाद क्या कीजिए
कि इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, मतलब अलग अलग कर लीजिए कि किस टाइप का है। उसके बाद उसके साथ इंटरेक्ट कीजिए। इंटरेक्ट मतलब आप कम्युनिकेट करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद क्या, कस्टमाइज। अब इंटरेक्ट हो गया तो आपका जो प्रोडक्ट है, आपका मोटिव क्या है, कंपनी का मोटिव क्या होता है कि हमारा अच्छे से अच्छे सेल हो, तो उसके साथ अब क्या कीजिए, आपका सेलिंग बढ़ेगा। और देखिए ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि IDIC जो मॉडल है कितने स्टेप में, तो ये 4 स्टेज में है। ये जैसे कि आपका ऊपर वाला पूछा गया था तो 8 स्टेज में था, तो ये 4 स्टेज में। उसी तरह से यानी कि QCI मॉडल क्या होता है, तो देखिए QCI मॉडल में क्या होता है ना कि इसमें कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट से ज़्यादा फोकस किया जाता है, किस पे, कि कस्टमर मैनेजमेंट मॉडल पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। जैसे कि आप कई बार ऐसा बोलते हैं ना कि अगर आपका सामान अच्छा है तो प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आप इंटरनल प्रोसेस के अच्छा रखिएगा ना तो अपने आप खुद ब खुद कस्टमर आपके पास चल के आएगा। तो यही मॉडल मतलब ये मॉडल यही कहना चाह रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि कस्टमर मैनेजमेंट पे ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा है, मतलब कस्टमर रिलेशनशिप के कंपेरिजन में। देखिए ये फोकस किस बात पे करता है, तो ये मेन फोकस करता है एक्वाइजेशन, रिटेंशन एंड यानी कि पेनिट्रेशन पे ज़्यादा फोकस करता है। मतलब एक्वाइजेशन और रिटेंशन का मतलब समझ रहे हैं कि जैसे कस्टमर को, जो उसके पास कस्टमर है उसको रोक करके रखना ज़्यादा लंबे टाइम तक, यही होता है रिटेंशन। देखिए आपका अगला ऑप्शन क्या था कि यानी कि पैन प्रोसेस था। देखिए पैन का मतलब 5 मॉडल होता है, ये आपको याद रखना है। ये 4 क्वेश्चन हम बताए ना, यहाँ से देखिएगा क्वेश्चन आपको फंसेगा एग्जाम में। देखिए पैन के द्वारा जो मॉडल दिया गया उसमें 5 प्रोसेस है। ये 5 प्रोसेस का एटलीस्ट आप नाम याद रखिए। कौन कौन प्रोसेस है, तो स्ट्रेटजी डेवलपमेंट प्रोसेस है, वैल्यू क्रिएशन प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद क्या है, तो मल्टी चैनल, ठीक है, मल्टी चैनल इंटीग्रेशन है, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट है और परफॉर्मेंस असेसमेंट है, ठीक है। तो ये 5 मॉडल है, मतलब ये चीज़ें 5 प्रोसेस दिया गया किस मॉडल में, तो पैन के प्रोसेस मॉडल में। तो इतना चीज़ आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए ये चारों ऑप्शन हम डिस्कस किए और इसीलिए हम बोले कि एक क्वेश्चन में एक ही नहीं, एक क्वेश्चन में हम लोग 4 क्वेश्चन देखेंगे। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द सम ऑफ द प्रिसीव टेंजिबल एंड इनटेंजिबल बेनिफिट्स एंड कॉस्ट ऑफ द कस्टमर। तो मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको पता चल गया। देखिए क्या कर रहा है कि बेनिफिट्स एंड कॉस्ट ऑफ द कस्टमर। तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका इसमें मतलब कस्टमर वैल्यू हो जाएगा, मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी कैसे होगा इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए चलिए सॉल्यूशन पे डायरेक्ट लेकर के देखिए, क्वेश्चन के पास सॉल्यूशन हम आपको इसलिए नहीं बताते क्योंकि जब इधर लिख कर रखे हैं अच्छे से बताने के लिए, तो वहाँ पे फिर बताएंगे और फिर यहाँ बताएंगे तो आपका टाइम ज़्यादा लग जाएगा। इसीलिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया कि इफ़ द कस्टमर एक्सपेक्टेशन, जैसे कि आप कोई भी सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं, किसी भी चीज़ पर आप ऑफर को एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब कि हमें इतना ऑफर मिलना चाहिए। तो अगर आपको ऑफर कम मिलता है तो क्या होता है, वहाँ पर आप कम सेटिस्फाइड होते हैं। समझ गए बातों को। अगर लो ऑफर मिलता है या बिलो ऑफर मिलता है, जितना आपका एक्सपेक्टेशन है उसे अगर कम मिलता है तो आप उतना ज़्यादा उस प्रोडक्ट से या कॉस्ट के रिगार्डिंग सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं। लेकिन वहीं अगर आपका जितना एक्सपेक्टेशन है, अगर उससे ज़्यादा, जितना एक्सपेक्टेशन है उससे अगर ज़्यादा आपको ऑफर मिले तो क्या हो जाता है, वहाँ पे आप मोर सेटिस्फाइड हो जाते हैं। इसका मतलब कंक्लूजन मिला करके पूरा के अगर बोले तो क्या हो गया कि पूरा का कंक्लूजन ये हो गया कि कस्टमर को बेनिफिट्स लगता है तभी जा कर के वो ऑफर पे अपना पैसा क्या करता है, खर्च करता है। आपको ऑफर तो बहुत कुछ का मिलता है लेकिन सब जगह आप पैसा अपना थोड़ी खर्च करते हैं। जिस ऑफर में आपको बेनिफिट लगता है उसी ऑफर के क्या करते हैं, उसी ऑफर के ऊपर आप खर्चा करते हैं। समझ गए बात। तो अब आपका बजट कम है, ट्रक के ऊपर ऑफर आया तो आप थोड़ी ना खरीदिएगा। आपका जितना बजट है उसी हिसाब के मतलब उसी ऐसे ही सामान पे ऑफर आएगा तो आप खरीदिएगा। तो यही चीज़ें यहाँ पे पूरा समझाया गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको पहले आंसर अपना लगाते जाना है, ठीक है। देखिए तीसरा नंबर में क्वेश्चन में कि डैट क्लियरिफाई द क्रिएशन ऑफ द वैल्यू ऑफ बाई कस्टमर। क्या कह रहा है कि डैश क्लियरिफाई द क्रिएशन ऑफ द वैल्यू ऑफ बाई कस्टमर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कस्टमर इंगेजमेंट। देखिए कस्टमर इंगेजमेंट क्लियरिफाई द क्रिएशन बाई द वैल्यू ऑफ कस्टमर। देखिए यहाँ पे इंगेजमेंट का मतलब क्या है कि आप किसी के दुकान पे जाते थे, कितना मतलब इंगेज रहते हैं वहाँ पे, मतलब कितना बार आप जाते हैं, कितना सामान खरीदते हैं। इंगेजमेंट का मतलब यहाँ है, ये है। चाहे आप किसी वेबसाइट पे घूमते थे, कितना उसके वेबसाइट के साथ इंगेज रहते, कितना परचेज करते, कितना उसको प्रॉफिट देते हैं, तो यही सब इसमें होता है। यहाँ पे जितना भी ऑप्शन लिखा गया है उस सब ऑप्शन के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा कोशिश करते हैं देखने के लिए। देखिए
और जो चीज़ें मैं बताता हूँ उसको गौर से सुनने की कोशिश कीजिए, ठीक है। देखिए क्या है कि कस्टमर इंगेजमेंट में इसमें क्या होता है ना कि इसमें हमेशा ये कोशिश किया जाता है कि जो कस्टमर है उसको क्या करे कि एक बेटर वैल्यू डिलीवर करे। बेटर वैल्यू डिलीवर का मतलब है कि जितना वो एक्सपेक्ट करता है उससे ज़्यादा आप कहीं ना कहीं उसको दीजिए। उसके वजह से क्या होगा ना कि कस्टमर को तो बेनिफिट हुआ, जब कस्टमर को बेनिफिट हुआ तो क्या करेगा आगे, मतलब वो आपका एडवर्टाइजमेंट करना शुरू कर देगा, जिसके वजह से क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट होगा कस्टमर के इंगेजमेंट रहने की वजह से, ठीक है। ये कैसे इंप्रूव होता है तो देखिए किसी भी बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको कि कस्टमर से आप फीडबैक लीजिए, कस्टमर का एक्सपीरियंस लीजिए। तो इन सब के आधारित अगर आप काम करते तो वही क्या होता है कस्टमर आपके साथ लॉन्ग टाइम तक इंगेजमेंट रहता है। समझ गए बातों को। चलिए अब हम लोग उसमें थोड़ा और ऑप्शन था, इसको देख लीजिए एक मिनट। देखिए हम ये चीज़ें तो आपको कई बार बता चुके हैं कि कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू क्या होता है कि एक कस्टमर अपने पूरे लाइफ के अंदर एक कंपनी को कितना प्रॉफिट दे सकता है, वही हो गया कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। मतलब एक शॉर्ट वर्ड में बोले तो ऐसे तो बहुत सारा कुछ होता है लेकिन एक शॉर्ट वर्ड में। उसके बाद देखिए कस्टमर इन्फ्लुएंस वैल्यू क्या होता है। कस्टमर इन्फ्लुएंस में वो चीज़ें आ गया कि जैसे कि आप कोई भी ब्रांड का सामान यूज किया, आपको अच्छा लग गया तो आप क्या करें अपने दोस्तों के, अपने पड़ोसी को, अपने रिश्तेदार को, सबको बता रहे हैं, तो क्या है कस्टमर इन्फ्लुएंस वैल्यू है। मतलब फ्री में उसका क्या रहा है वर्ड ऑफ माउथ हो रहा है कंपनी के लिए। समझ गए बातों के, मतलब फ्री में एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, तो वही चीज़ें हो गया। चलिए हम लोग देखते हैं अगला चौथा नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है चौथा नंबर क्वेश्चन कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए मेन स्टेज इन द सीआरएम रिलेशन लाइफ साइकिल। देखिए इसमें कौन जो है ये मेन स्टेज नहीं है। तो आप लोग को आंसर पता चल गया। चलिए अब मैं बताता हूँ। देखिए आप लोग को इसमें आंसर पता नहीं चला होगा, बहुत लोग गलत लगा लिए होंगे। इसका आंसर हो जाएगा कि मेन स्टेप नहीं है, तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन मेन स्टेप नहीं है। कैसे मैं बताता हूँ, देखिए चलिए मैं वहीं पर ले चल के आपको डायरेक्ट बताता हूँ सब कुछ। चलिए देखिए 4 नंबर क्वेश्चन को समझिए। पहली बात क्या है कि कस्टमर जो ये होता है ना, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन होता है, ये सीआरएम सिस्टम का एक्चुअली मेन पर्पस तो होता है कि उसको करना, लेकिन ये कोई स्टेज नहीं होता है। जैसे कि स्टेज 5 गो स्टेज है, तो इसमें 5 गो स्टेज मेन स्टेज कौन है, तो ये हो गया आपका एडॉप्शन हो गया, एक्वाइजेशन हो गया, यूज एंड मेंटेनेंस हो गया, ठीक है, इवेल्युएशन एंड डेवलपमेंट हो गया, रिटायरमेंट हो गया। तो ये सब क्या हो गया, ये पाँचों के पाँचों आपका मेन स्टेज हो गया। समझ गया बातों को। कंपनी का एम तो होता है, मतलब उसका एम होता है कि क्या करें हम कस्टमर को पूरा का पूरा सेटिस्फाइड करें, लेकिन वो कोई स्टेज नहीं है। समझ गए बातों को, वो कोई स्टेज नहीं है जो मतलब कंपनी के अंदर वो कोई स्टेज नहीं, लेकिन कंपनी का उद्देश्य होता है, कंपनी का या सीआरएम सिस्टम का उद्देश्य होता है कि हम मतलब जो कस्टमर है उसको क्या करें सेटिस्फाइड करें, लेकिन उसके स्टेज में नहीं आता है जो 5 स्टेज है उसमें, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये सब, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्या है। अगला हम लोग पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद सोल्यूशन देखेंगे ना। देखिए आपका क्वेश्चन जो है 5 नंबर क्या कर रहा है, ध्यान से सुनिए। देखिए कह रहा है कि द कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम बेस्ड ऑन द सिंपल प्रिंसिपल स्पेंड मोर मनी टू गेट द मोर। देखिए यहाँ पे कहने का मतलब क्या है ना कि मतलब अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप पैसा खर्च करते तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें गेन करते हैं। जैसे कि अगर आपको हम सिंपल एग्जाम्पल देते, अगर आप फ्लिपकार्ट पर कभी भी शॉपिंग किए होइएगा तो आपको वहाँ पर ना देखते हैं ना कि आपको एक कॉइन दिया जाता है, बोलता है कि सर आप इतना का शॉपिंग कीजिएगा तो आपको इतना कॉइन मिलेगा, इतना का कीजिएगा तो इतना। मतलब जितना ज़्यादा वैल्यू का, जितना ज़्यादा पैसे का परचेज करते हैं उतना ज़्यादा आपको वहाँ पे कॉइन मिलता है और वो एज ए रिवार्ड मिलता है। फिर आप जब नेक्स्ट शॉपिंग कीजिएगा ना तो आपको उसमें वो इंक्लूड कर लेगा जितना उसका वैल्यू बनता होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर इसका हो जाएगा पॉइंट प्रोग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉइंट प्रोग्राम। जैसे पॉइंट प्रोग्राम के मतलब आपको पॉइंट दिया जा रहा है, पॉइंट के रूप में कॉइन दिया जा रहा है, रिवार्ड दिया जा रहा है, कूपन दिया जा रहा है, तो ये सब कुछ आपको दिया जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पॉइंट प्रोग्राम। चलिए इस चारों जो ऑप्शन है ना यहाँ पे, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, आपको घुमा फिरा के एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते थोड़ा अच्छे से इसका डिस्कशन। देखिए यहाँ पे जो कुछ भी है, जैसे कि ऑप्शन मतलब जैसे कि आपका जो उसका आंसर था जो ऑप्शन डी था, तो पॉइंट प्रोग्राम में क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है कि इट इज़ बेस्ड ऑन द स्पेंड मोर एंड टू गेट मोर। जब ज़्यादा से ज़्यादा आप खर्च करते हैं पैसा, ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, पॉइंट, रिवार्ड या मतलब कूपन ये सब देता है। अगला देखिए क्या कह रहा है कि कस्टमर परचेज, जो कहाँ से परचेज करता है कस्टमर, तो या तो स्टोर से परचेज करेगा या वेबसाइट से करेगा या ऑनलाइन शॉपिंग करेगा, ऐसे ही करेगा ना ETC से। दे गिव द पॉइंट, वो क्या करता है आपको पॉइंट देता है, किस रूप में, एज ए रिवार्ड के रूप में देता है, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द परचेज। मतलब आप कितना
ज़्यादा बजट के सामान खरीद रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितना पैसा मतलब कितना रिवार्ड दे सकता है, मतलब कितना पॉइंट दे सकता है। ठीक है, ये सब क्या है, तो ये सब क्या है, कस्टमर को अट्रैक्शन करने का एक फंडा है कि अपने तरफ उसको आपको मतलब वो अपने तरफ बांध करके रखे। बांध के रखने का मीन्स क्या है कि मतलब बार बार आप वहीं पे जाओ, ऐसा तरह का मतलब आपको प्रलोभन देता है। समझ गए बातों को। देखिए आपका अगला ऑप्शन क्या था, ये सब के सब इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिए। कह रहा है स्पेंड बेस्ड ऑन द लॉयल्टी प्रोग्राम। लॉयल्टी प्रोग्राम का मतलब ये है ना कि जैसे कि किसी भी कंपनी का एक ऐसा कस्टमर होता है कि इतना ज़्यादा विश्वासु होता है कि दूसरे कस्टमर को भी ले करके आता है वहाँ पे और वो खुद भी वहीं पे मतलब हमेशा शॉपिंग करता है। तो देखिए इसमें क्या लिखा गया कि इन दिस कंपनी रिवार्ड द हाईएस्ट स्पेंडिंग कस्टमर। मतलब जैसे कि पूरे साल के अंदर जो सबसे ज़्यादा सामान जो आदमी खरीदा होगा, जो पर्सन खरीदा होगा, उसको क्या करता है, कंपनी एक रिवार्ड देता है, एक अच्छा से अच्छा रिवार्ड देता है। ठीक है, देखिए रिवार्ड का मतलब उसको कुछ भी ऑफर दे सकता है, गिफ्ट दे सकता है। डेट इज मतलब कस्टमर हु स्पेंड मोर और अर्न मोर। मतलब जैसे कि जो जितना ज़्यादा शॉपिंग किया, जितना ज़्यादा उसमें खर्च किया है कंपनी के लिए, जितना कंपनी को प्रॉफिट पहुंचा है, उसी के बदले कंपनी क्या कर रहा है, रिटर्न दे रहा है। अगर मैं एग्जांपल के लिए अगर छोटा सा एक एग्जांपल हो तो जैसे कि एयरलाइन सर्विस हो गया, बस सर्विस, हम कंपेयर कर रहे हैं दोनों में। तो देखिए एयरलाइन सर्विस में आप ज़्यादा पैसा देते हैं ना तो कंपनी आपको खूब फैसिलिटी देता है, अच्छे से ले जाएगा, बैठाएगा, एसी देगा, फलाना ढिमकाना सब कुछ देगा। लेकिन अगर बस सर्विस में बात कीजिएगा तो ढक्का ढक्कर करके जाइएगा और आइएगा, क्योंकि आप पैसा कम दे रहे हैं तो उसके हिसाब से क्या हो रहा है, आपको सर्विस मिल रहा है। समझ गया बातों को। तो यही हम कंपेरिजन करके आपको यहाँ पे बताएं। देखिए आगे है वैल्यू बेस्ड प्रोग्राम। वैल्यू बेस्ड प्रोग्राम क्या होता है समझिए। देखिए वैल्यू बेस्ड प्रोग्राम इट इज द यानी कि रिवार्ड, मतलब वैल्यू बेस्ड प्रोग्राम में होता है ना कि आपको पैसा नहीं दिया जा रहा है, समझ रहे हैं, आपको एक मतलब मनी के फॉर्म में नहीं दिया रहा है, बल्कि आपको उसके बदले में केयर किया जा रहा है। समझ रहे हैं, जैसे कि आप कई बार स्टेशन पे ऐसे देखे होइएगा, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि कोई बच्चा रहता है, पैसा उस आपसे मांगते रहता है, तो कई लोग उनको पैसा दे देते हैं और कई लोग क्या होता है बोलते हैं कि आपको क्या चाहिए बताओ, तो बोलते हैं हमें बिस्किट चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो कई लोग उनको खरीद करके दे देता है। तो वो वहाँ पे क्या क्रिएट किए, वैल्यू क्रिएट किए। समझ गए बातों को। उनको जो नीड था ना उसके ऊपर फोकस किए, उनको मनी देने के बजाय। समझ गए बातों पे। तो देखिए वही चीज़ है यहाँ पे। इसमें क्या होता है वैल्यू बेस्ड प्रोग्राम में कि आपको कंपनी जो है ना आपके मतलब जैसे कि बेटर हेल्थ का ख्याल रखेगा, आपको उसके लिए क्या करेगा ना, वो सोचेगा कि आपको बेटर से बेटर हेल्थ प्रोवाइड करे एट लो कॉस्ट, या इंश्योरेंस प्रोवाइड करे हेल्थ से रिलेटेड। समझ गए बातों को। तो ये होता है आपका वैल्यू बेस्ड प्रोग्राम में। अगला देखिए, अगला आपका था क्या कि पार्टनरशिप प्रोग्राम। देखिए पार्टनरशिप प्रोग्राम में क्या होता है ना कि सपोज कीजिए आप किसी कंपनी के अभी मतलब एक कस्टमर है और आप इतना ज़्यादा लॉयल कस्टमर बन गए ना, इतना ज़्यादा उसके बिजनेस के बारे में सब कुछ सोचने लगे और कंपनी को एकदम भाग गए आप। तो ठीक है, तो मतलब कंपनी के भाग गए इसके मतलब क्या, कंपनी आपको बहुत पसंद करने लगा। तो वही कंपनी क्या करता है, बाद में उसको ऑफर भी करता है कि अगर आप चाहें तो हमारे लिए मतलब हमारे कंपनी में आप पार्टनरशिप भी बन सकते हैं। तो उनको क्या किया जाता है, एक ऑफर किया जाता है। ठीक है, मतलब एक बिजनेस पार्टनरशिप बनने के लिए उनको ऑफर भी किया जाता है, क्योंकि ऑलरेडी उस कंपनी के बारे में उसको बहुत जानकारी हो गया रहता है, उस कंपनी के बारे में वो प्रमोट करते रहता है। ठीक है, तो इसी तरह से मतलब इसको पार्टनरशिप प्रोग्राम में इसको इंक्लूड किया जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन का चारों ऑप्शन हम डिस्कस कर दिए। देखिए अब अगला आपका छठा नंबर क्वेश्चन क्या है। छठा नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है कि परचेजिंग केयरफुली बेस्ड ऑन द करेंट नीड। देखिए करेंट नीड के अकॉर्डिंग जब आप केयरफुली किसी सामान को परचेज करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं, आपको आंसर पता चल गया, चलिए मैं बताता हूँ, उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव बाइंग बोलते हैं। समझ गए बातों को। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब हम मतलब करेंट बेस के अकॉर्डिंग जो अभी हमको हाल ही में जो ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग हम जो भी कोई चीज़ केयरफुली परचेज करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव बाइंग बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें विशेष एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं था। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। जहाँ होगा एक्सप्लेनेशन का ज़रूरत ना वहाँ मैं 100% कोशिश करता हूँ, जितना मैं कोशिश करता हूँ ना आपके लिए, आप रियली अगर अपने दिल से पूछिएगा ना तो आपको लगेगा ना कि इतना पेड कोर्स में भी कोई इस तरीके से कोशिश करके नहीं लेकर के आने का मतलब कोई टीचर नहीं कोशिश इतना ज़्यादा नहीं करता है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप बिलीव कीजिए कि एक एक वीडियो को बनाने के लिए ना मतलब इतना ज़्यादा मैं सोच करके लिखते रहता हूँ कि क्या लिखूँ, क्या आपको दूँ कि आपको अच्छा लगे। समझ गए बातों को, जिसके वजह से आप क्या करें कि अच्छा एक फीडबैक दें। हम आपसे क्या उम्मीद करते हैं कि आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, यही ना, तो इतना आपका हक बनता है करने के लिए, क्योंकि अगर अगला आपके साथ मेहनत करता है तो आपको भी अगला के लिए कुछ करना चाहिए। यही एक्चुअली इंसानियत होता है। समझ गए बातों को। देखिए अब 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। देखिए कह रहा है कि डैश डैश इन मार्केटिंग रिसर्च एम टू डिस्क्राइब ए लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल और क्वेश्चन बाय यूजिंग ए रिड्यूस सेट ऑफ अंडरलाइंग वेरिएबल। सबसे पहले बात यहाँ पे आपको सबसे फोकस किस बात पे करना है कि रिड्यूस पे करना है। देखिए
देखिए रिड्यूस करने का मतलब क्या है ना कि आपको डाटा को रिड्यूस करना है, यहाँ जो वेरिएबल बहुत सारा डाटा है उसको। तो देखिए आपको यहाँ पे दो चीज़ें पढ़े होइएगा और हम भी आपको बता चुके हैं प्रीवियस ईयर में कि एक फैक्टर एनालिसिस होता है और एक क्या तक क्लस्टर एनालिसिस, उस दोनों में हम रिड्यूसे करते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा अलग हो जाता है दोनों चीज़ें। क्या, जब हम किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा डीप में जा करके उसको रिड्यूस करते हैं, मतलब एकदम बिल्कुल सेपरेट करते हैं, तब हम कहाँ फैक्टर एनालिसिस में। और क्लस्टर एनालिसिस में क्या, हम मोटे तौर पे कर लेते हैं, होमोजीनियस की एक साइड सीधे डायरेक्टली कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, फैक्टर एनालिसिस। अब चलिए हम थोड़ा दोनों में आपको अंतर बताते हैं देसी भाषा में। देखिए देसी भाषा में कैसे, देखिए आप ये चीज़ें आप लोग हमेशा यूज करते ही हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि आप सपोज कीजिए मॉल में गए और आपको क्या करना है, तो शॉपिंग करना है, क्लोथ लेना है, तो सबसे पहले आप किधर जाइएगा, तो जिधर क्लोथ मिल रहा होगा, क्योंकि मॉल में सब कुछ सेपरेट सेपरेट रहता है। तो आप क्लोथ के भी डिपार्टमेंट में जाइएगा, तो आप अगर सपोज कीजिए कि आपको मेल शॉपिंग करना है, मेल के लिए क्लोथ लेना है, तो आप मेल साइड में जाइएगा, जिसको फीमेल के लिए लेना है फीमेल साइड में जाएंगे। तो देखिए अब यहाँ क्या हो गया ना कि ये भी क्लोथ सेक्शन में आ करके भी ये दोनों साइड में बट गया। तो ये जो मोटे तौर पर जो बट गया मेल फीमेल में, तो ये मोटे तौर पे बटने को हम क्या बोलते हैं, क्लस्टर एनालिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लस्टर एनालिसिस, मोटे तौर पे बटना, यानी कि क्लासीफाई ऑब्जेक्ट इनटू किसमें, तो रिलेटिव होमोजीनियस प्रोडक्ट। रिलेटिव होमोजीनियस प्रोडक्ट का मतलब समझते हैं ना, जैसे कि यहाँ फीमेल के लिए रिलेटिव सारा प्रोडक्ट मिल गया होमोजीनियस, जैसे कि टी शर्ट मिल गया, शर्ट मिल गया, तो मतलब उसे रिलेवेंट प्रोडक्ट मिल गया ना फीमेल के लिए। उसी तरह से मेल के लिए यहाँ पे क्या मिल गया, तो टी शर्ट, शर्ट, जीन्स, मतलब सब कुछ मिल गया। अब देखिए ये पूरा का पूरा, अब सिस्टम को पूरा का पूरा देखिएगा एक नज़र, तो किस में आ जाएगा, फैक्टर एनालिसिस में। फैक्टर एनालिसिस में क्या हुआ कि ये क्लस्टर एनालिसिस से आगे बढ़ के जब हम उसको मतलब डिवाइड करते हैं या वेरिएबल को सेपरेट करते हैं या डाटा को रिड्यूस करते हैं, तब उसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर एनालिसिस बोलते हैं। कैसे, देखिए सबसे पहले बात, हम मेल में आ गए। मेल में अब आपको टी शर्ट अलग मिलेगा, ठीक है, और उसके बाद शर्ट अलग मिलेगा, जीन्स अलग मिलेगा, सबका अलग अलग अपना चेम्बर बनाया हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद जैकेट अलग मिलेगा। अब इसमें भी आप क्या देखिएगा कि एक अलग अलग कलर का अलग अलग रखा रहेगा, जैसे कि आपका रेड कलर अलग रखा हुआ है, ब्लू कलर अलग रखा हुआ है। तो इस तरह, तो इतना डीप में जब जा करके डाटा को रिड्यूस करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं फैक्टर एनालिसिस। देखिए यहाँ पे हम लिख दिए डेट इज क्या, तो डीप एनालिसिस करते हैं इंडिविजुअल लेवल पे, समझ गए। इसका गोल क्या होता है कि रिड्यूस नंबर ऑफ वेरिएबल को रिड्यूस कर देना है, ताकि डायरेक्ट कंपनी जाए, मतलब जिसको लेना है वो डायरेक्ट जाए और वहीं पे पहुंचे जहां पे उसको जाना है। समझ गए बातों को। चलिए आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन क्या है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन समझ गए आप। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन सीआरएम। तो सीआरएम का पहला स्टेप क्या होता है, तो देखिए सीआरएम एक्चुअली कस्टमर और जो मतलब बिजनेस है उसके बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप बनाने के लिए होता है। ये हम आपको कई बार बता चुके, तो ये नहीं बताएंगे, हम इसका आंसर बताएंगे और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन बताएंगे। देखिए जो इसका पहला स्टेप होता है कलेक्शन ऑफ द कस्टमर डाटा। सबसे पहले क्या करेगा, डाटा का जो कस्टमर का डाटा है वो कलेक्शन करेगा, उसके बाद है ना उसके साथ कुछ करेगा, मतलब जैसे कि उसको टारगेट करेगा या आइडेंटिफाई करेगा, कुछ भी करेगा। तो चलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो देख लीजिए ताकि आपको बेनिफिट होगा। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे कि सीआरएम, यानी कि सीआरएम इज द प्रोसेस टू मैनेज द इंटरेक्शन विथ द पोटेंशियल कस्टमर एज वेल एज एग्जिस्टिंग कस्टमर। पोटेंशियल का मतलब वो हो गया कि अभी ये बेचारा मार्केट के अंदर खाली घूम रहा है, किसी के पास सामान खरीद नहीं रहा है, लेकिन उम्मीद है कि ये खरीदेगा। जैसे कि सपोज कीजिए आप अपने दोस्त के साथ गए कहीं पे, आपके दोस्त कोई काम को कर रहा है, ठीक है, तो उसलिए वो फॉर्म भर रहा है, लेकिन वहाँ पे जो रिसेप्शनिस्ट होते हैं या रिसेप्शन पे जो बैठे होते हैं वो आपसे भी फॉर्म भरा लेते हैं, क्योंकि उनको उम्मीद होता है कि आप इनके साथ आए हैं ना, तो हो सकता है भविष्य में आपको भी चीज़ का जरूरत हो तो वो आपको मैसेज बार बार करते रहेंगे, और अगर आपको जरूरत होगा तो तुरंत आप वहीं पे जाइएगा। इसलिए तो आप हो गए कौन सा कस्टमर, तब पोटेंशियल, क्योंकि आप अभी सर्विस ले नहीं रहे, लेकिन कंपनी को भरोसा हो गया आपके ऊपर कि आप सर्विस ले सकते हैं भविष्य में, ठीक है। एग्जिस्टिंग कस्टमर वो हो गए कि आप सामान कंटिन्यूअस रूप से उसे खरीद रहे हैं, ठीक है। देखिए तो सीआरएम में जो पहला स्टेप होता है कौन सा होता है, तो पहला स्टेप होता है कलेक्शन ऑफ कस्टमर डाटा। दूसरा क्या होता है कि एनालाइजिंग द कस्टमर डाटा। आप कलेक्शन कर लिया तो एनालाइज तो करेगा ना कि किस टाइप का डाटा है। उसके बाद क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करता है। आइडेंटिफाई मतलब क्या, अलग अलग चीज़ों को अलग अलग छांट लेता है। आइडेंटिफाई करने के बाद वो मतलब टारगेट करता है कस्टमर को। आइडेंटिफाई हो गया, उसको पता चल गया कि आपको अब क्या चाहिए, तो उसी टाइप को आपको टारगेटिंग मैसेज देगा। समझ के बात होगी, ताकि आपको ज़रूरत के हिसाब से आप उस साइट पे विजिट कीजिए और सामान को खरीदिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या करते हैं, डेवलपिंग ऑफ सीआरएम प्रोग्राम देन इम्प्लीमेंटिंग। सबसे बाद में क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं और उसके द्वारा कस्टमर को रिटेंशन करके रखते हैं अच्छे से। समझ गए। चलिए देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है।
देखिए आपका 9वां नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से आज एक क्वेश्चन हम भी पूछने वाले हैं आपसे, ठीक है। देखिए 9 नंबर में क्वेश्चन में कि इन ए CRM सिस्टम इफ द हाइपोथेटिकल रिटेंशन रेट इज 0.5 है देन द सर्वाइवल रेट कितना होगा। तो देखिए हम आपको कई बार बता चुके हैं कि देखिए आप क्वेश्चन इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। हाइपोथेटिकल का मतलब क्या होता है, इमेजिनरी है, ऐसा माना जा रहा है। तो जब माना जा रहा है तो 1 साल में जो होगा वही 2 साल में भी होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका पूछा जा रहा है सर्वाइवल रेट और दिया क्या है तो रिटेंशन। देखिए सर्वाइवल रेट, ठीक है, सर्वाइवल रेट जो होता है, एक सेकंड रुके, देखिए जो भी होता है क्या, सर्वाइवल रेट यही बराबर होता है किसको, रिटेंशन रेट के ही बराबर होता है। तो ये दोनों तो सेम ही हो जाएगा, मतलब 0.55 हो जाएगा। आपको निकाल के क्वेश्चन का आंसर हमको क्या बताना है कि चर्न रेट क्या होगा, मतलब इस क्वेश्चन में चर्न रेट कितना होगा, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आपको कॉमेंट बॉक्स में बताना है कि क्वेश्चन के लिए चर्न रेट कितना होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्या है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है आपका कि देयर आर वेरियस फैक्टर डैट इफेक्ट द कस्टमर बाइंग डिसीजन, नेमली क्या, तो उसका मतलब इकोनॉमिक हो गया, पर्सनल हो गया, कल्चर, सोशल एंड एगो और क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। हम और थोड़ा सा ऊपर कर देते क्वेश्चन के ताकि आपको पता चल जाएगा। हालांकि आंसर आपको दिख रहा है, उसी में से कोई ना कोई होगा, इसीलिए हम इतना ही पे रखा है, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले बात यहाँ क्वेश्चन क्या करें कि देयर आर द वेरियस फैक्टर डैट इफेक्टिंग द कंज्यूमर बाइंग डिसीजन, नेमली उसका क्या, तो इकोनॉमी। देखिए जो मतलब कोई भी आदमी कोई सामान खरीदना चाहता है तो क्या क्या चीज इफेक्ट करता है, इकोनॉमी, बिल्कुल उसके पास पैसा कितना, पर्सनल, मतलब वो मतलब किस पर्पस से पर्सनल है, मतलब कैसा, मतलब उसका डिसीजन है ये चीज़। उसके बाद उसका कल्चरल, मतलब किस इलाका में रहता है, जैसा इलाका में रहता है वैसा ही सामान खरीदेगा। उसके बाद सोशल फैक्टर भी मैटर करता है, और एक और क्या मैटर करता है, तो एक साइकोलॉजिकल फैक्टर भी मैटर करता है। चलिए हम इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन देख लेते हैं अच्छे से। देखिए आपका 10 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 10 नंबर जो आपका क्वेश्चन है क्या कर रहा है, देखिए साइकोलॉजिकल फैक्टर, डैट मीन्स क्या, साइकोलॉजिकल फैक्टर का मतलब क्या, आपका एक माइंड सेट, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर का मतलब हो गया जैसे कि आपका मोटिवेशनल हो गया, लर्निंग एटीट्यूड हो गया, इन्फ्लुएंस का यानी कि कंज्यूमर बाइंग डिसीजन हो गया। तो ये सब क्या होता है, साइकोलॉजिकल फैक्टर के अंतर्गत आता है। तो ये सब भी आपको किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए इंप्रेस करता है, या तो गिराता है या उठाता है। समझ गए बातों को। जैसे कोई प्रोडक्ट है उसके बारे में आपको कोई मोटिवेट कर दिया कि बहुत अच्छा है, जैसे कि कोई कोर्स है और आपको कोई मोटिवेट कर दिया कि ये बहुत अच्छा है, ये ले लो, और या चाहे मतलब इससे पढ़ ले, तो आप क्या करते हैं, उससे आप पढ़ लेते हैं। जैसे कि आप अपने दोस्त को बोलिए कि एग्जाम करेंगे एकेडमी पे, बहुत अच्छा कोर्स चल रहा है, आप वहाँ जाकर ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं। तो क्या करेगा, तुरंत उसको देखेगा, विजिट करेगा, अच्छा लगेगा तो यहाँ पे पढ़ना शुरू कर देगा। समझ गए बातों को। तो यही होता है, कस्टमर इन्फ्लुएंस होता है। चलिए अब जो हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 12 नंबर की, आप पूछिए भी नहीं। समझ गए बातों को। देखिए यहाँ से हमारा उम्मीद कर रहा है कि इस बार एक क्वेश्चन आएगा, लेकिन जो एक क्वेश्चन नहीं, मतलब यहाँ पे हम अभी आपको चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन करने वाले, और इतने अच्छे से कि आपका क्वेश्चन फंसेगा तो बाहर नहीं जाएगा। देखिए क्या आपसे पूछा रहा है कि डैश डैश कुकीज रिमेन्स इवन आफ्टर द वेब ब्राउजर इज क्लोज, मतलब देखिए सभी जो जितना भी वेबसाइट है ना वो कुकीज मतलब यूज करता है। कुकीज यूज इसलिए करता है कि आपका जो डाटा होता है ना वो स्टोर करके वो रख लेता है, और उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, वो जिसका ऑनर जो है, मतलब जो इस कुकीज वेबसाइट का ऑनर है, उसको सब डाटा प्रोवाइड करते रहता है, ताकि वो क्या करे, ऑनर अपने वेबसाइट को अच्छा से अच्छा बना सके और ग्रो कर सके। समझ गए बातों को। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका कि आफ्टर, जब आप क्लोज कर देते हैं ब्राउज को, तभी भी क्या करता है कि आपके अंदर से वो बैठा रहता है, आपके डाटा लेते रहता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, परमानेंट कुकीज बोलते हैं। अभी सबके बारे में हम थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं। देखिए आपका बात आ गया यहाँ कुकीज का, तो सबसे पहले हम लोग कुकीज को थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद आगे बात करें। देखिए कुकीज आर ए स्मॉल टेक्स्ट फाइल है। ये क्या है, तो एक स्मॉल टेक्स्ट फाइल है, और ये कहाँ, तो आपके कंप्यूटर में होता है। और जब आप वेबसाइट पे विजिट करते हैं ना, तो क्या करता है, वहाँ पे उन चीज़ों को स्टोर कर लेता है, आपके डाटा को। यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट क्या लिखा है कि कुकीज हेल्प इन यानी कि मेकिंग ए वेबसाइट वर्क मोर इफिशियंटली। मोर इफिशियंटली बनाने का मतलब समझ रहे हैं ना, कि वो आपको डाटा ले लिया तो उसको पता जो चल गया ना कि आप क्या क्या चीज़ चाह रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या करेगा, आपके साथ वो काम करेगा। प्रोवाइड ऑल द इन्फॉर्मेशन ऑफ द ऑनर ऑफ द साइट, जो उस साइट का ऑनर है उसको क्या किया कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया, उसके वजह से मतलब उसको क्या हुआ कि बिजनेस ग्रो करने में हेल्प मिलेगा। अगला देखिए जैसे कि यहाँ परमानेंट कुकीज का बात करेगा, तो परमानेंट कुकी जो होता है कि जैसे कि आप अपने ब्राउजर को बंद भी कर दिए ना, तभी भी उसमें वो रहेगा। देखिए दीज कुकीज आर रिमेन्स इवन आफ्टर द वेब ब्राउजर इज क्लोज, जब आपने ब्राउजर को जैसे जो ओपन किए थे, ब्राउजर सर्च कर रहे थे कुछ, उसको क्लोज कर दिए, तभी भी उसमें मतलब मेंटेन
सेकंड आएगा। दूसरा क्या है कि थर्ड पार्टी कुकी। देखिए थर्ड पार्टी कुकी जो होता है ना, ये एक्चुअली इंस्टॉल किया जाता है थर्ड पार्टी के द्वारा, और इसका मेन मोटिव क्या होता है ना कि एक स्पेसिफिक प्रकार का डाटा के कलेक्ट करना और उसके ऊपर क्या करना ना कि उसी के ऊपर एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है। समझ गए बातों के। जैसे कि सपोज कीजिए मार्केट में कोई नया सामान लॉन्च किया, तो उस कंपनी को इस सामान से रिलेटेड डाटा कौन कौन खोज रहा है, इस सामान से, इस प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट और कौन कौन कस्टमर खोज रहा है, उस कस्टमर को अगर डाटा चल जाए उस कंपनी के बाद, तो कंपनी क्या करेगा, एडवर्टाइजमेंट उसको दिखाना शुरू कर देगा। तो यही होता है थर्ड पार्टी कुकीज में होता है। अगला देखिए, जो फ्लैश कुकीज होता है इसमें क्या होता है ना कि ये ऐसा कुकीज होता है कि इवन आप क्या करते हैं ना, डिलीट भी कर देते हैं अपने ब्राउज को, तभी भी वो क्या करता है, आपके डाटा को रखने का कोशिश करता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि दिस इज द इंडिपेंडेंट ऑफ द वेब ब्राउजर। ये वेब ब्राउजर पे डिपेंड होता ही नहीं है, बंद रखिए क्लोज रखिए, इसको कोई मैटर नहीं है। अगला देखिए क्या है पॉइंट कि दीज कुकीज आर परमानेंटली स्टोर इन द कंप्यूटर ऑफ द यूजर। मतलब जैसे कि आप जो कंप्यूटर यूज करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, इसमें परमानेंटली स्टोर हो जाता है और आपका जो डाटा है वो उसका इन्फॉर्मेशन उसके ऑनर को देते रहता है। अगला देखिए, इट रिमेन्स आफ्टर द डिलीट ऑफ द फ्रॉम द वेब ब्राउजर। आप वेब ब्राउजर से डिलीट कर देते तभी भी वो आपके कंप्यूटर साइट में रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए आपका 12 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि डैश डैश आर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन डैट हैव द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर विथ देयर नॉलेज एंड एक्सपर्टीज विच देयर नॉलेज एंड एक्सपर्टीज। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा ना, आंसर आपको पता चल गया। चलिए मैं बताता हूँ। देखिए ओपिनियन लीडर हो जाएगा। आप एक बार यहाँ रख करके पढ़िए। देखिए अगर आपको कई बार क्वेश्चन आएगा फिल इन द ब्लैंक्स, तो आपको अगर आंसर नहीं भी पता चल रहा है तो आपको ऑप्शन उठा करके और लाइन को पढ़ के देखना है। आपको जो सूटेबल लगेगा उसको फिल कर देना है, छोड़ना नहीं क्वेश्चन को, क्योंकि आपको अगर थोड़ा, क्योंकि आप पढ़े अगर है तो आपको आइडिया लग जाता है। 2 ऑप्शन तो आप आराम से छांट सकते हैं। और मैं तो आपको इतना हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे और CRM के इतना सारा वीडियो आपको दे रहा हूँ और इतने अच्छे से समझा रहा हूं कि अगर आप अच्छे से देख रहे तो आपका क्वेश्चन एक भी नहीं एग्जाम में छूटेगा। आपको विश्वास तो करना पड़ेगा मेरे ऊपर, क्योंकि ये विश्वास मैं इसलिए बोलता हूं करने के लिए क्योंकि मैं खुद बहुत मेहनत करके आपके लिए कंटेंट बनाता हूं, इसलिए बोलता हूं मेहनत कर, मतलब आप बिलीव कीजिए मेरे ऊपर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर फिल कीजिए ओपिनियन लीडर। देखिए और ओपिनियन लीडर्स आर द इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर विथ देयर नॉलेज एंड एक्सपर्टीज। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। सोल्यूशन क्या है देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि ओपिनियन लीडर इन्फ्लुएंस द कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, दे सेट द ट्रेंड एंड पैटर्न। देखिए वो क्या करता है ना, जो ओपिनियन लीडर होता है मार्केट के अंदर, वो एक ट्रेंड को और पैटर्न को सेट करता है कि जैसे कि ट्रेंड पैटर्न ऐसा आया ना कि आप भी उसके जैसा, जो एक पर्सन कर रहा है उसके जैसा आप फॉलो करने लगता है। देखिएगा कई सारा ऐसे लोग होता है, जैसे कि अगर कोई मूवी के अंदर कोई हीरो कोई एक्टिंग कर रहा है ना, चाहे वो किसी अलग तरीके का बाल रखा हुआ है, तो क्या करने लगता है, गाँव में बहुत, मतलब गाँव में या शहर में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि वैसे कटिंग करा के घूमने लगता है या वैसा स्टाइल मारने लगता है या वो चीज़ें बोलने लगता है। तो ये सब क्या है, इन्फ्लुएंस हो रहा है एक दूसरे से। समझ रहे हैं ना कि एक दूसरे को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। समझ गए। तो यही चीज़ें होता है इसके अंदर, मतलब ओपिनियन लीडरशिप इसी बात के ऊपर मतलब फोकस करता है। अगला देखिए कि हैव द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर विथ देयर नॉलेज एंड एक्सपर्टीज। देखिए अब उसके अंदर वो चीज़ें एबिलिटी होना चाहिए। जब एक्टर कोई करता है तब उसके अंदर वो एबिलिटी है, उसको आप फॉलो करते इसलिए। अब गाँव का कोई ऐसा लड़का है, चाहे शहर का कोई ऐसा लड़का जिसको कोई जानता ही नहीं, तो अगर वो कुछ फॉलो करेगा, चाहे वो कुछ बताने का लोग को कोशिश करेगा, तो उससे कोई इन्फ्लुएंस होगा क्या, नहीं ना। तो इसीलिए कहता है कि उसके पास एबिलिटी होना चाहिए टू इन्फ्लुएंस द कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। जो कंज्यूमर है, जो चीज़ें बाई कर रहा है या जो स्टाइल मारना चाह रहा है, उसके बारे में उसके पास इतना एबिलिटी होना चाहिए कि वो किसी और को इन्फ्लुएंस कर सके, नॉलेज के बेसिस पे या एक्सपर्टीज के बेसिस पे उसको बता सके। समझ गए बातों को। चलिए देखते आगे क्या है आपका। देखिए आपका यही आगे 12 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। और दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप क्या कीजिए कि शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और लाइक तो आप करते हैं और सपोर्ट भी करते हैं, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय। जय हिंद दोस्तों।